हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें का नाम है फैक्टर्स, गुणनखंड। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। मैं सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करूँगा जिस जिस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ये वीडियोज हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबर सिस्टम से रिलेटेड आई थिंक जिनमें भी मैथ पूछा जाता है, अरिथमेटिक पूछा जाता है, तो उनमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप टीटी, सीटेट या एसएससी या और किसी भी एग्जाम, यूपीएसआई या लेखपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स में ये चैप्टर्स तो पूछा ही जाता है। नंबर सिस्टम की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर के टॉपिक वाइज जो है आप उस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखना, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे प्लीज। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक एक बात पर बस ध्यान देते चले जाना, बस कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखते चले जाना। हो सकता है कि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े, लेकिन हाँ, नोट्स बनाएं आप लोग ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। देखना, अगर मैं बात करूं कि फैक्टर्स क्या हैं, गुणनखंड क्या है। अच्छा, एक चीज समझना, फैक्टर्स या गुणनखंड का मतलब हम इसी को ये भी बोल सकते हैं क्या, डिवाइजर्स, या क्या बोल सकते हैं, भाजक। मतलब भाजक क्या होता है आप जानते हैं, समझ। जैसे किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में अगर किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता है तो वो क्या होगा, भाजक होगा। क्लियर है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिया 4, कोई एक संख्या यहाँ पर 4, इसके भाजक अगर हम बात करें, किस भाजक का मतलब किससे किससे इसमें भाग चला जाएगा, वही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, यानी फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन जिन संख्याओं से दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 4 के फैक्टर्स या गुणनखंड क्या होंगे भाई, क्या 1 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। क्या 2 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 4 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। तो अब क्या और किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है क्या, इसको नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए इसके जो फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे, यानी कि जो डिवाइजर्स होंगे या भाजक होंगे, वो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4 होंगे। क्लियर है ना। अब देखना, कुछ बातें और समझेंगे। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 10। अब हम लोग 10 के फैक्टर्स देखेंगे। तो भाई 1 से भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, क्या 5 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि किससे इसमें भाग जाने वाला है, 10 से भाग जाने वाला है। क्या और कोई संख्या आपको समझ आ रही है कि जिससे भाग चला जाए, नहीं। एक और उदाहरण उठा लेते हैं आपको समझने के लिए अच्छे से। जैसे कि 12 की अगर हम बात करें, इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, और 4 से भी भाग चला जाएगा, और 6 से भी भाग चला जाएगा, और क्या, 12 से भाग चला जाएगा। अब अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपने ये पाया होगा क्या, कि बेटा किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, तीनों ही केसेज में ध्यान देना, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड एक तो होता ही है। ये बात तो कंफर्म हो गई ना। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पर कह दिया, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे कि अब यहाँ पर दो भी काम है। चलो एक और मैं उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे कि 9, 9 मैंने को इसके गुणनखंड निकालने, तो क्या होंगे, 1 से भाग चला जाएगा, 3 से जाएगा, और किससे जाएगा, 9 से जाएगा। बस समझ रहे ना। तो अब ये मैंने उदाहरण इसलिए ले लिया, ऐसा ना हो कि आप ये समझ लेंगे कि दो भी सभी संख्या का गुणनखंड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो एक तो सभी में होगा, तो सभी संख्याओं का गुणनखंड एक तो होगा। अगर आपसे कोई पूछे किसी भी संख्या का छोटा से छोटा गुणनखंड क्या हो सकता है, तो वो क्या, एक हो सकता है। पहली बात क्लियर होगी। फिर आप देखना, दूसरी चीज आप देखना, 4 के जब हमने गुणनखंड निकाले तो लास्ट गुणनखंड क्या है, 4। जब 10 के गुणनखंड निकाले तो लास्ट गुणनखंड क्या है, 10। जब 12 के गुणनखंड निकाले तो लास्ट का गुणनखंड क्या है, 12। और 9 का गुणनखंड निकाला तो लास्ट का गुणनखंड क्या है, 9। तो दूसरी बात क्या ध्यान देंगे आपको यहाँ पर, कि किसी भी संख्या का बड़ा से बड़ा गुणनखंड क्या हो सकता है, वह संख्या स्वयं होगी। क्लियर है ना। अब देखना, आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। एक बात और है, टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, मैंने पढ़ा रखा है, उसको जरूर ध्यान दे लीजिएगा। एक बात आएगी यहाँ पर बार बार, प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखना, प्राइम नंबर्स वो संख्या होती हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, जिनके केवल दो, पहले तो याद रखना कि जिनके केवल क्या, दो गुणनखंड होते हैं, टू फैक्टर्स,
और दूसरी बात क्या कि टू फैक्टर्स तो होते हैं, लेकिन इनमें तय होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। एक तो एक होगा उसका फैक्टर, और एक क्या, वो संख्या स्वयं होगी। जैसे कि यहाँ पर देखना 1 और 4, 10 के 1 और 10, तो ये अभाज्य संख्या नहीं, केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि आप अब बताइएगा मुझे, क्या एक प्राइम नंबर होगा, एक क्या अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके तो केवल एक ही गुणनखंड हो, जबकि आपको पता है कि प्राइम नंबर के दो गुणनखंड होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखना, क्या दो दो की अगर मैं बात करूँ तो दो एक अभाज्य संख्या है। हाँ, इसके दो गुणनखंड होंगे। कैसे? 1 से भाग चला जाएगा और 2 से चला जाएगा, तो इसके दो गुणनखंड है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। ऐसी 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 भी तो अभाज्य है। कैसे? 1 और 3 इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, तो ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। मैंने क्या बोला? जिसके केवल टू फैक्टर्स हैं, वन, इसके भी टू फैक्टर्स हैं, इसके भी टू फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर हुई ना बात? अब आइए हेडिंग डालिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, लेकिन कई बार आता है कि कोई भी नंबर होगा, उसके आपको पता करने होते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड हमें पता करना, तो देखना कई बार फार्मूला के तौर पे लोग रट लेते हैं, वो मैं भी बता दे रहा हूँ कि जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए एक तरीका बताया जाता है। क्या? कि जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो सकता है, तो आपने अभी देखा कि आप नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाकर के वो चैप्टर जरूर देखिएगा, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। उसमें क्या आपको बताएं कि केवल अभाज्य गुणनखंड में एक ही केवल सम संख्या होती है। टू यानी दो एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य गुणनखंड है और सम भी है, और बाकी सभी जितनी भी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? ऑड होती हैं, विषम होती हैं। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या, कि इवन, क्योंकि इवन तो दो ही होता है, तो इवन इसकी घात मैंने अगर लिख दिया क्या बेटा? पी मल्टीप्लाई बाई, और क्या हो सकते हैं? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं भाई? एक कोई इवन संख्या होगी जिसकी घात पी यानी पी बार होगा। अब ये देखना अंडरस्टूड है कि केवल दो ही होगा। अगर केवल दो होगा तो यहाँ पर दो की घात क्या? एक ही आना चाहिए। क्लियर है ना इतनी बात? और कोई आगे जो भी संख्या आएंगी वो क्या होंगी? ऑड होंगी। तो ऑड संख्या की पावर क्या? क्यू। यहाँ पर ये इवन है, केवल दो। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये क्या है? ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ये इवन प्राइम नंबर्स हैं। तो बस यहाँ पर एक पहली हेडिंग आती है, ध्यान देना। क्या? कि पहली बात जो पूछी जाती है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछा जाता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो क्या करना है? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड को घातों के रूप में लिख लेना है, और घातों के रूप में लिखने के बाद क्या करना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको चाहिए, क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो आप क्या करना, उनकी अभाज्य गुणनखंडों की जो घात लगी है उसमें एक जोड़ देना, यानी p+1 हो गया। क्लियर है ना? और मल्टीप्लाई कर देना, फिर दूसरे अभाज्य अभाज्य गुणनखंड की जो घात लगी उसमें भी एक जोड़ देना और इनको मल्टीप्लाई कर देना। अब अगर आगे और होते तो उनको भी मल्टीप्लाई कर देते, और यही हमारा आंसर होगा। क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। आइए देखना, ये तो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड बात होगी कि मतलब ऐसी बात की मतलब आपको भ्रमित करने वाली है। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और अपने मुद्दे पर आते हैं कि समझते हैं कि कैसे हमें करना होता है। जैसे कि अगर मैं कह देता आपसे कि आप हमें ये बताएं कि 6, जो संख्या 6 है, 6 की कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? टोटल सॉरी, अभाज्य गुणनखंड नहीं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने गुणनखंड होंगे। आपसे अगर ये पूछा जाए, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, आपसे अगर ये पूछा जाए कि 6 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप देखना सिंपल सा तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि भाई अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जिनसे भाग चला जाए, तो 6 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा। अगर इनसे भाग चला जाएगा तो ये सब क्या होंगे? इसके गुणनखंड ही तो होंगे। तो कह रहे ये नहीं बताना कौन कौन से कितने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन अब एक छोटा उदाहरण था तो उसको हमने निकाल करके देख लिया, लेकिन बड़ा नंबर आएगा तो फिर हमें कुछ ना कुछ ट्रिक अलग से यूज करनी पड़ेगी, तो वही मैंने ये बताया। तो अब देखना, इसको अगर इसके माध्यम से करना है तो क्या करते हैं, आपको क्या करना है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी 6 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप बताइएगा, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है भाई? 1।
3 की घात भी कितनी है, 1। तो आपसे मैंने क्या कहा था कि आंसर क्या होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का, कि जितनी घात लगी अभाज्य अभाज्य गुणनखंड की उसमें एक जोड़ देंगे, यहाँ पर एक है तो क्या हो जाएगा बेटा 1+1 मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, इसमें भी 1 तो 1 प्लस क्या 1, और इनको मल्टीप्लाई कर दें कितना, ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 4। आई होप बात क्लियर होगी आपको। आइए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इस चीज़ को, आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें अच्छे से। एक उदाहरण मैं और ले रहा हूँ, देखना। जैसे कि अगर हम बात करें, एक नंबर ले लिए 12, 12 के कितने होंगे, तो आप क्या करना है, आप बताइए 12 को क्या लिख सकते हैं, क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को तो हम लिख सकते हैं क्या 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अभी भी 12 लिखा है, हमने क्या कर दिया, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया तो अब बस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें बताने हैं, क्या कि कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं, 12 के कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो क्या आंसर होने वाला है बेटा, देखना 2+1 कितना 3, और 1+1 कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूना क्या 6, यानी कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे 6। तो समझ गए ना, अब 12 के हम निकालने नहीं बैठेंगे, इस तरीके का यूज करेंगे और डायरेक्टली आंसर बताएंगे। क्लियर है ना। देखना दूसरी बात हमेशा क्या पूछी जाती है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि जो गुणनखंड है तो ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो कि क्या होंगे ऑड होंगे, यानी क्या विषम होंगे। बात समझ आ रही ना। ठीक, तो क्या करते हैं इसके लिए बस ध्यान देना कि जैसे कि मैं एक उदाहरण उठा रहा हूँ कि 20 आपसे पूछा जाए कि 20 के कितने विषम गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे यानी ऑड फैक्टर्स। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, कैसे 20 को क्या लिख सकते हैं, क्या 4 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या लिख देंगे, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 5 की घात क्या 1, यही तो लिख सकते हैं ना। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी ऑड फैक्टर्स पूछे ना तो आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड कौन सा देखेंगे, ऑड वाला देखेंगे, इवन वाला नहीं। किसको देखेंगे, ऑड वाले को देखेंगे। अब अगर ऑड वाले को देखेंगे तो ऑड वाले की घात कितनी है, बस उसमें एक जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, कैसे, 5 की घात यहाँ पर क्या है 1 है, अगर 5 की घात यहाँ पर 1 है तो ऑड फैक्टर्स बताने थे तो आपको क्या करना है कि 5 की घात, अब ये इवन वाले को नहीं लेंगे, 5 की घात 1, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की घात 1 है तो 1 में 1 को जोड़ देंगे। क्लियर हुआ ना, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2। अब सोच करके देखिए, अगर हमने ऐसा कोई नंबर लिया होता कि जिसमें कि क्या होता कि मतलब यहाँ पर तो एक था अभाज्य संख्या सम और एक थी अभाज्य संख्या विषम, अब आगे भी होता कुछ तो क्या कर दें, जैसे कि मैंने मान लिया किसी क्वेश्चन में ऐसा आ रहा होता 5 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 2 और 2 की घात 1 मल्टी, ऐसा कुछ आ रहा होता तो क्या करते बेटा, अब मतलब गुणनखंड अगर निकालने होते तो क्या करते 1+1 2+1 और 2+1 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऑड फैक्टर्स निकालने होते तो केवल ऑड वालों को देखते हैं, और 2+1 यानी 3 और 2+1 यानी कि क्या 3, तो यानी कितना आंसर 9 आंसर हो जाता आपका। बात समझ आ गई नहीं, क्लियर है ना इतनी बात। आइए अब समझते हैं कि यहीं पर पूछ लेता है अगली हेडिंग क्या, टोटल नंबर ऑफ इवन, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के बारे में पूछ लेता है। तो ये समझते हैं क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। देखो ना, ऑड फैक्टर्स आपने पहले क्या निकाला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर निकाला ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, अब क्या निकालने जा रहे हैं इवन फैक्टर्स निकालने जा रहे हैं कि सम गुणनखंड, कितने गुणनखंड ऐसे होंगे जो सम होंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ऐसे केस में अब ऐसा नहीं करना है। देखना कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि ऑड में, मैंने बताया कि ऑड में ऑड वाले को केवल लेते हैं इवन वाले को नहीं लेते, तो कई बच्चे गलती करते हैं क्या कि ऐसे केस में जब इवन पूछता है तो वो ऑड वाले को नहीं लेते इवन वाले को ले लेते हैं, जबकि ऐसे नहीं निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखिए, मैं दे रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ क्या फैक्टर्स आपको फाइंड करना होगा, उसमें से घटाना होगा क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या घटाना होगा, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स घटाना होगा। कैसे समझते हैं, जैसे कि अगर मैं इसी को एक उदाहरण ले लूँ 12, 12 की अगर मैं बात करूँ तो 12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3 की घात 1, यही तो लिख सकते हैं ना। तो आपको अगर चाहिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर करेंगे क्या बेटा, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2+1 यानी 3, 1+1 यानी 2, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 6।
फिर आपको क्या निकलना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि 3 की घात क्या था, 1 था ना, 3 की घात अगर 1 था तो अब इसको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, 1+1 यानी कितना 2। तो अब देखना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से अगर मैं ऑड वाले हटा दूं तो कौन से बच जाएंगे, इवन वाले बच जाएंगे। क्लियर है ना, क्योंकि अभी देखना मैं थोड़ा सा चेक करके भी आपको बता दूंगा, आपको कंफर्म हो जाए। जैसे 12 था तो इसके गुणनखंड आपने क्या नहीं, 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा। तो देख लें टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ऑड कितने देख लें, 1 2, बस 2 है तो ये ऑड हो गए। तो इवन कितने बचेंगे भाई, 2 बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। क्लियर है ना, आपको आई होप बात समझ आई। आइए कई बार पूछता है हमसे क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी जितने भी फैक्टर्स हों उनका योग कितना होगा। आइए देखते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स यानी कि जितने भी गुणनखंड आपके आते हैं ना उनका योग कितना होगा। क्या पूछेगा बेटा, कि उनका योग कितना होगा जितने भी फैक्टर्स आते हैं आपके, ठीक है। तो देखना जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, पहले समझते हैं। 20, तो 20 के अगर आपको कह गए कि 20 के कितने सभी गुणनखंडों का योग बताएं, तो एक तो तरीका ये कि देखना छोटे छोटे नंबर इसलिए, वो बड़े नंबर पूछेगा, छोटे छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझा सकूँ, प्रूव करा सकूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए आपको अच्छे से। तो देखना 20 की, या तो फिर आप क्या करेंगे, इनको पहले ऑल फैक्टर्स लिखें, फिर इनको आप जोड़ लें, एक तो तरीका ये, नहीं तो कंसेप्ट पर ध्यान दें। क्या कि देखना 20 की अगर हम बात करें तो 20 को पहले क्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जब आप लिख रहे होंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 5 की घात क्या 1, यही तो लिख सकते हैं ना। फिर आपको क्या करना है, देखना मैं कई तरीके बताऊंगा, जो आपको पसंद है वो यूज कर लेना, ठीक है। देखना अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 1 और हमें चाहिए ऑल फैक्टर्स का क्या सम चाहिए, तो क्या करना होता है, ध्यान देना प्लीज, यहाँ पर करना ये होता है कि ये 2 की घात 2 लिखा है तो पहले इसको उठाओ, जो पहला अभाज्य संख्या उसको उठाओ और उसकी घात लिख दो 0। 2 की घात 0 हमने लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं ना। फिर क्या है, इसको इतनी दूर तक ले जाना, ऐसे लिखना है इसको बार बार कि हम इस 2 घात तक पहुंच जाएं। स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 तक। जैसे 2 की घात 0 प्लस क्या 2 की घात 1 प्लस क्या 2 की घात क्या 2, ऐसे जाना है और ब्रैकेट। क्लियर हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको अगले वाले को उठाना है जो अभाज्य संख्या है इसको। तो क्या होगा कि जो विषम नंबर की घात है इसको भी ऐसे लिखना है, तो 5 की घात 0 कहाँ तक जाना होगा ऐसे, जितनी उसकी घात होगी। तो प्लस क्या बेटा 5 की घात क्या 1 होता है। क्लियर है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखना अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्या एक होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही, तो गुणोत्तर श्रेणी का एक फार्मूला होता है क्या, ए ब्रैकेट में क्या आर की घात n-1 अपन r-1, ये तरीका होता है। तो कभी भी अगर आप चाहें तो देखना एक फार्मूला यहाँ पर, जब एक ये लंबी सीरीज बन रही होगी तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, तो सीधे n पदों के योग का फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी की, क्या ए आर की घात n-1 अपान क्या होता है r-1। तो हम लोग इससे कर लेंगे चाहे तो, नहीं तो अब ये तो आपको पता है कि ये तो बिल्कुल छोटा सा लिखा है, तो इससे तो हम बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें, इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व करें। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1 होता है, 2 की घात 1 कितना 2, 2 की घात 2 कितना 4, और इधर क्या है 5 की घात 0 का मतलब 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या बेटा 5। अब क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो 4 तो 6 1 क्या बेटा 7, मल्टीप्लाई भी 5 1 6, तो कितना आ जाएगा 42। यानी कि 20 के जितने भी गुणनखंड होंगे सभी का जो योग है सम में कितना आएगा 42 आएगा। पहली बात क्लियर है ना। अब दूसरा क्या है, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखना ये सब रटने वाली बातें हो जाएंगी, लेकिन हाँ चीज़ों को आपको समझना तो है ही, तो फिर एक एक बात को ध्यान में देंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे, क्या करना है मैं लिखे दे रहा हूँ इस तरह से फार्मूला के तौर पे, क्या फार्मूला नहीं है लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार याद कर लेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। क्या e की घात में लिखे दे रहा हूँ p+1, और मैं आपको अभी समझा रहा हूँ -1 अपान क्या e-1 और मल्टीप्लाई बाई, और मैं लिख रहा हूँ o की पावर q+1 -1 अपान क्या ओ, ये ओ है बेटा ना, तो थीटा है, ठीक है। अब तो थीटा बन गया -1। अब इसी तरह क्या अगर आगे होता तो आगे कर लेते हैं। क्लियर है ना, ये क्या है देखना, ये ई से इवन, ओ से क्या ऑड, ये इवन वाली की घात देखना है, और ये क्या था ये पी, इवन वाली की घात को हमने क्या बोला था पहले पी, और ऑड वाली की घात को क्या बोला था क्यू।
तो ये बात वही है। तो चाहो तो आप इसका यूज करके कर सकते हो। कैसे करते हैं बेटा, इवन की घात p+1, तो इवन क्या है 2, तो 2 की घात p+1 मतलब 2+1 3 हो जाएगा, माइनस क्या बेटा 1, अपान में क्या ये e-1, तो e-1 मतलब इवन क्या है 2, -1 तो कितना हो जाएगा 2 -1 मल्टीप्लाई बाई, ठीक। इसी तरह ऑड वाले में क्या, ऑड संख्या ये तो 5 की घात क्या q+1 यानी 1+1, तो यानी कि 5 की घात क्या आएगा 2 और -1 अपान क्या ऑड -1, तो ऑड कितना है 5, 5 -1। देखना अगर आपने गौर कर लिया होगा तो ये बात यही लिखी है, a×r की घात n-1 अपान क्या r-1, और आगे अगर कोई और ऑड नंबर होता तो हम फिर उसको भी ले लेते। क्लियर हो गया ना। तो देखें इसको सॉल्व कर लेते, 2 की घात 3 मतलब 8 - 1 कितना बेटा 7, और नीचे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की घात 2 मतलब 25, 25 में 1 घटाया तो कितना आएगा 24, नीचे क्या आएगा 4, 4 से काटेंगे 4 6 24 यानी 7 6 42। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहीं पर इसी से रिलेटेड एक बात आपसे पूछ सकता, अभी मैंने क्या देखा था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, अब हम क्या देख रहे हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योग यानी जितने भी कोई भी नंबर होगा उसकी जितनी विषम संख्या उनका योग कितना होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे कि एक मैंने यही उदाहरण उठाया 20, इसी को हम ले लेते हैं बार बार लिखने से अच्छा। 2 की घात 2 मल्टीप्लाई हुई क्या बेटा 5। क्लियर है ना इतना। तो अब देखना अब आपको चाहिए ऑड फैक्टर्स, तो आपने अभी इसको कैसे लिखा था ध्यान देना। क्या लिखा था 2 की घात 2 थी तो इसको आपने क्या लिखा था 2 की घात 0 प्लस 2 की घात, ऐसे ही तो लिखा था ना आपने 2 की घात 0 प्लस क्या लिखा था, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ऐसे लिखा था। 5 को क्या लिख रहा था इसको, तो 5 की घात 0 प्लस क्या 5 की घात क्या 1, ऐसे आपने लिखा था। ऑड फैक्टर्स अगर आपको चाहिए तो इवन वाले को छोड़ दो। क्या करना, ऑड फैक्टर्स चाहिए तो इवन वाले को छोड़ दो, केवल इसको काउंट कर लो। बात समझ आएगी ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यही आपका क्या होगा आंसर। तो 5 की घात 0 का मतलब 1 और 5 की घात 1 का मतलब क्या बेटा 5, यानी 5 1 क्या 6। यानी कि आपको पता चल गया क्या कि जितने भी ऑड फैक्टर्स होंगे, जितने भी ऑड फैक्टर्स होंगे उनका योग कितना होगा 6 होगा। बात समझ आएगी ना? अब यहीं पर दूसरी बात आती है क्या कि अब आपसे यहाँ पर दूसरी बात पूछेगा उसी तरह सम ऑफ क्या इवन फैक्टर्स, क्या पूछेगा बेटा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछता है तो क्या करना देखना। अब आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इस तरह मैंने लिख दिया शॉर्ट में, लेकिन चलिए ठीक है आपको समझ तो गए होंगे। क्या करना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो अभी हमने निकाला था, लिखे दे रहा हूँ नहीं तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसमें से क्या घटा देना है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, एक मिनट सॉरी, इसमें आप क्या करना यहाँ पर ऐसे ध्यान दे लेना कि आपने अभी पीछे क्या निकाला था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। आप बताइए सभी फैक्टर्स का सम पता है, ठीक। उसमें से अगर हम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स घटा दें तो क्या बचेगा इवन फैक्टर्स बचेगा। तो क्या करना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स माइनस क्या करना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये कर देना। तो आपने अभी पीछे निकाला था 20 का ही कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना था 42, और आपने अभी निकाला सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है 6। तो सम ऑफ इवन क्या बेटा सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या आ जाएगा 42 में आपका 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा 36, यही आपका आंसर होगा। आइए बात समझ आई होगी आपको। आइए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूसरी हेडिंग क्या है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कई बार क्या पूछता है आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो हेडिंग डाल देंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 20, ठीक है 20 के अभाज्य गुणनखंड ही तो हम करते थे क्या 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा 5, तो ये 20 के अभाज्य गुणनखंड ही तो है ना। इसे हम क्या बोल देते थे, अब इस इवन की घात p और ऑड की घात क्या बोलते थे q। बात समझ आई। अब आप मुझे बताइएगा ये अभाज्य ही तो है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे इन्हीं को देख लो। 2 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 1 बार है, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 3। बस क्या करना है
संख्या लिखनी है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, फिर देख लेना है ये कितनी बार है, 2 बार, ये कितनी बार है, 1 बार, आगे कुछ होता है उससे, या आप इसी को कर लेते क्या, जैसे कि होता है इवन, ये इवन होता है, इवन की घात p मल्टीप्लाई ऑड की घात क्या q, तो क्या लिख देते p प्लस क्यू, और आगे अगर होता तो ऐसे ही आगे उनको ऐड कर देते। तो समझ गए ना नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कि उसके प्राइम फैक्टर ही तो करते हैं ये, तो बस यही तो संख्या है, लेकिन 2 यहाँ 2 बार है, 5 यहाँ 1 बार है, तो कितने हो गए 3। आइए नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं प्लीज। आइए कुछ उदाहरण ले देते हैं, जितना अभी तक हमने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएं अच्छे से। एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कि कई बार इस तरह से संख्या लिख करके आ जाता है, क्वेश्चन लिख करके आ जाता है, मैंने लिख दिया 2 की घात 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की घात क्या 4, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास। और आपसे अब देखना, एक ही क्वेश्चन से हम कई सारी चीज़ें समझेंगे। आपसे अगर यहाँ पर पूछ ले क्या टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे, आपसे अगर पूछ ले कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे, या फिर आपसे पूछ ले कि ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, यानी विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे। अब देखना क्या तरीका मैंने बताया था, अगर टोटल फैक्टर्स पूछे तो क्या करते थे, 3+1 2+1 4+1, यही तो करते थे, p+1 मल्टीप्लाई बाई q+1 मल्टीप्लाई बाई क्या r+1, यही करते थे ना। तो बस यहाँ पर भी क्या 3+1 कितना बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई 2+1 कितना 3, 4+1 कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 को 20 या 60, यानी कि टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 60 होंगे। इस संख्या के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 60 होंगे। बात समझ आ गई पहली। दूसरा इवन फैक्टर्स पता करने, अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे, फिर ऑड फैक्टर निकालेंगे, टोटल फैक्टर में ऑड फैक्टर घटाएंगे तभी तो इवन फैक्टर आएगा। बात समझ आ रही ना। तो ऑड फैक्टर कैसे निकालते थे, केवल ऑड वालों को हम केवल ले लेते थे। बात समझ आ रही ना। तो देखना 3 की घात क्या 2, तो ये क्या हो जाएगा 2+1 यानी कि 3, 7 की घात 4, तो क्या हो जाएगा बेटा 4+1 यानी कि क्या 5, तो यानी ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 15। बात समझ आ गई। तो इवन फैक्टर्स कितने होंगे 16 माइनस क्या 15 इज इक्वल टू कितना 45, यही आपका क्या होगा आंसर, ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। बात समझ आ रही है ना। अब देखना, अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से सुनी होगी तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, नहीं सुनी है तो फिर पीछे जाएं और उसको समझें अच्छे से। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा हो आपका क्वेश्चन 324 मल्टीप्लाई बाई 26 की पावर लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 75। आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि इवन फैक्टर्स कितने होंगे, क्या पूछा जाए बेटा इवन फैक्टर्स कितने होंगे, समझने मेरी बात को, कि जो इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंड कितने कितने होंगे ये पूछा जाए। तो अब देखना, अब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नंबर देगा इनको, लेकिन घात के रूप में लिखना आपको बस आना चाहिए। आपका पहला काम क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर देखना इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में ऑलरेडी लिख के दिया था, यहाँ पर उसने लिख के नहीं दिया है, अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में लिख कर नहीं दिया है, तो आपको पहले उसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, अब देखना डिविजिबिलिटी पढ़ा दी तो कुछ बहुत उसका भी यहाँ पर उसको भी अप्लाई करेंगे। आपको एक बात तो यहाँ पर समझ आ रही होगी क्या, कि 324 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ें। तो अब 324 एक तो वही लासा वाला तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड से तोड़ें, लेकिन अब ये सब नहीं करना है ना, कंपटीशन की तैयारी करें तो कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। 324 है तो 324 ये तो समझ आ रहा है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो पक्का होगी। तो देख लें 4 × 32 4 × 4, तो बात समझ आ गई ना कि ये पक्का 4 से तो विभाजित है, क्योंकि 4 लास्ट के अगर 2 अंक जो है अगर 4 से विभाजित हैं तो फिर वो संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 324 को, तो 4 मल्टीप्लाई बाई, अब देखना 4 से अगर हम भाग दें इसे तो क्या होगा कि 4 × 32 और 4 × 4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 81 लिख सकते हैं ना। बात समझ आई ना। और मल्टीप्लाई इसे क्या लिख सकते हैं 26 को लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई क्या 2, और इसकी पावर कितनी 2। इसी क्या लिख सकते हैं 25 को 75 को लिख सकते हैं बेटा 25 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। बात समझ आ गई। हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में बस चेंज करना है। तो अब देखना ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 मल्टीप्लाई,
81 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 3 की घात 4। 81 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की घात 4। यहाँ पर देखना, अब ये ब्रैकेट लगाएं तो इस पूरे की घात कितनी, 2, तो अलग अलग कर दो, 13 की घात 2 और इसकी 2 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। अब आपको क्या करना, इवन फैक्टर्स पता करने हैं ना। इवन फैक्टर्स पता करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है कि सबसे पहले तो टोटल फैक्टर्स निकालने होते हैं, और टोटल फैक्टर्स में से हम लोगों को क्या करना होता है, ऑड फैक्टर्स घटाना होता है, तभी तो इवन फैक्टर्स आते हैं। तो अब देखना, इसको पहले क्या करें, ये जो अभाज्य संख्या है इनको पास पास कर लें। जैसे 2 की घात 2 यहाँ पर है, 2 की घात 2 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 4 यहाँ पर है, 3 की घात 1 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 5 मल्टीप्लाई। ये 13 की घात क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई भी 5 की घात क्या है 2, बस यही तो लिखा है। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं, यही तो मैंने बताया ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जब आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखना 5 मल्टीप्लाई बाई 5 1 6 मल्टीप्लाई बाई 2 1 3 और 2 1 3, यही तो करें। इसमें क्या घटाते हैं आप, इसमें घटाते हैं आप क्या, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई क्या 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। अब यहाँ पर देखना, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, उसको मैं समझा देता हूँ। जब अपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में ऑड फैक्टर सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है। अगर उस बात को समझ जाएंगे तो अब अगली बार से ये सब इतना लेंदी नहीं करना पड़ेगा। देखना क्या, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना इस बात को। आप मुझे बताइए कि इतना पार्ट इसमें भी कॉमन है, इतना पार्ट इसमें भी कॉमन है ना। तो इसको आप कॉमन कर लो, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 3। कोई तकलीफ। अच्छा बताना अंदर क्या बचा, ये 5 बचा, और माइनस का क्या बचा, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब आप इसे आगे लिखें क्या, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, मैंने लिख दिया 5 माइनस 1 कितना 4, यही तो आया ना। अब देखना यहाँ पर एक बात गौर करना, क्या ये क्या लिखा है, इस बात को अगर देखा जाए तो ये क्या था, ये अभाज्य गुणनखंड जो थे, अभाज्य गुणनखंड वो था, और यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड था। यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये तो अभी भी इसमें है, किसमें, इवन वाले में। बात समझ आ रही ना, इतना। और हो क्या रहा है, जो सॉरी ऑड वाले में, और ये जो ऑड वाला है यहाँ पर ध्यान देना, ऑड इवन वाला, सॉरी यहाँ पर क्या इवन वाला है, यानी कि इतना 2 की घात 4, यहाँ पर इवन 2 की घात 4 है, तो इसे एज इट इज लिख दिया गया। हालांकि ये घटा करके मैंने लिखा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एज इट इज लिखा है। और इनमें क्या, इनमें हमने वही रूल लगा दिया, P+1 Q+1 R+1 वाला। तो 5 1 6 2 1 3 2 1 3, और इसको सम जो है, सम नंबर इसकी घात जो लिखी उसे हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। बात समझ आ रही ना, इसे हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। तो अब आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो बेटा आप ये पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में और नंबर ऑफ फैक्टर्स घटा करके नहीं निकालते, आप डायरेक्टली निकालते। क्या करते हैं, जो इवन है उसकी घात वही लिखा रहने देते हैं, और जो ऑड है उनको चेंज कर लें, P+1 Q+1 से 5 1 6 2 1 3 मल्टीप्लाई 2 1 3। बात समझ आ रही ना। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो मैं एक क्वेश्चन और देख लें, रिवीजन कर रहे हैं इन चीज़ों का। क्या आपसे अगर ऐसा पूछे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, क्या पूछे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, पहला क्वेश्चन 24 के क्या सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो क्या बताया था मैंने आपको, पहले तो इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई बाई क्या 3, 8 3 24 होता है, यही तो लिख सकते हैं ना। तो अब इसका तरीका मैंने क्या बताया था आपको, तो 2 तरीके बताते, चाहे जो अप्लाई कर लो। तो पहले अगर हम यही कर लें तो क्या, 2 की घात बेटा 0, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस क्या बेटा 2 की घात 3, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3 की घात 0 प्लस क्या 3 की घात 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 0 का मतलब क्या 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस क्या 8, और इसमें के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 और 1 क्या 4 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8, ये देखना 4 2 6 1 7 8 7 15, और 15 चौको क्या 60, यानी कि इसके 24 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना होगा 60। अब यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स,
ऑड फैक्टर्स का सम बता दे, तो ऑड फैक्टर्स का अगर सम निकालना होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, फिर ऑड वाला केवल देख लेते हैं। तो ऑड में क्या है, यही तो है केवल, तो ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा, देखना ये क्या है, मैं लिखने जा रहा हूँ ऑड फैक्टर्स का सम, तो ऑड फैक्टर्स का सम तो कितना आया 4। अब अगर पूछ ले इवन फैक्टर्स का सम बताओ, तो क्या 60 - 4 यानी कितना हो जाएगा 56, कर लेंगे ना। एक क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से हम लोग रिवीजन कर लें, देखना ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इसमें पूछेगा कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अब देखना अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना, मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो देखना ये देखना होता है कि ये जो बेस है ना जिसकी घात लिखी होती है, ये एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या 8 एक अभाज्य संख्या नहीं, तो सबसे पहले तो इसे अभाज्य में चेंज करें, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और ऊपर लगाए क्या घात में 10, तो इसे ऐसे लिख देंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर कितना 20, मल्टीप्लाई में क्या, ये 3 की पावर क्या है 10, और ये क्या है 2 की पावर क्या है 5, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, 2 की पावर 3 है, तो ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी। यहाँ पर 3 की पावर क्या अलग अलग कर दो 20, एंड 2 की पावर क्या 20, मल्टीप्लाई विथ 3 की पावर 10, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये भाई अभाज्य गुणनखंड ही है, तो देख लो कितनी संख्या है, 2 कितने हैं 30, 3 कितने हैं 20, 2 कितने हैं 20, 3 कितने हैं 10, और यहाँ पर 2 कितने हैं 5। बस आपको इनको ऐड कर लो, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप बात समझ आई होगी आपको अच्छे से। तो अब यहाँ पर देखना एक चीज़ और समझ लें, क्या कि अब क्या ये सब लिख करके करना होता है आपको, नहीं, अब यहीं से दिमाग लगाना चाहिए आपको। देखना इसे क्या 2 की घात 3, तो यहाँ से 30 आ जाता, 3 गुणते क्या 2 था, यानी कि 6 में 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो 20 दूना सीधे हम 40 कर देते हैं। तो ये कितना, हाँ वही जो अलग अलग किया, तो 20 दूना 40 यहाँ सीधे कैसे बेटा 3 × 2 है, तो 2 अभाज्य गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड की घात 20 है, तो दूसरे की भी 20 है, तो 20 दूना 40 ऐसे कर लेते हैं सीधे सीधे। इससे 10 आ जाता है, इससे 5 आ जाता है, डायरेक्टली कर लेते हैं। आई होप बात समझ आई होगी आपको। तो ये थे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सारी बातें क्लियर कर दूं और उदाहरण भी लिया। आई होप आपको बात समझ आई होगी। ओके, थैंक यू।